नमस्कार दोस्तों, चैप्टर सेकंड का ये हमारा 23 पार्ट है। इस पार्ट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिटेल पार्टिसिपेंट्स के बारे में। रिटेल इन्वेस्टर्स इंक्लूड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स who buy and sell securities for their personal account and not for another company or organization. HNIs or high net worth individuals and UHNIs, ultra high net worth individuals, are individual investors who invest large sums of money in the market. Reserve Bank of India has also guaranteed a general permission to non-resident Indians, person of Indian origin and qualified foreign investors for undertaking direct investment इन इंडियन कंपनीज अंडर द ऑटोमेटिक रूट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर्स की कैटेगरी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर के बारे में। रिटेल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होते हैं जो कि अपने खुद के लिए सिक्योरिटीज बाय और सेल करते हैं, ना कि किसी कंपनी और किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यानी कि जैसे हम और आप जो लोग हैं उन्हें हम बोलेंगे रिटेल इन्वेस्टर। और HNIs और UHNIs ये वो इन्वेस्टर होते हैं जो काफ़ी बड़ा अमाउंट किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी किसी सिक्योरिटीज़ में ये काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन। वी मे अंडरटेक सेवरल काइंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन इन द सिक्योरिटीज मार्केट रेंजिंग फॉर इमीडिएट सेटलमेंट टू द डिस्टेंट सेटलमेंट। ट्रांजेक्शन टाइप्स ऑल्सो वेरी बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शंस इन स्टॉक मार्केट और आउटसाइड द स्टॉक मार्केट। यहाँ पे हमें बताया गया है कि स्टॉक मार्केट में अलग अलग तरीके की ट्रांजेक्शन होती हैं। कुछ ट्रांजेक्शन में जो सेटलमेंट है वो उसी टाइम पे हो जाती है, यानी कि इमीडिएट हो जाती है, लेकिन और कुछ ट्रांजेक्शन में जो सेटलमेंट होती है वो आगे आने वाले जो दिन होते हैं उनमें होती है, जैसे कि 2 दिन 3 दिन बाद जो है वो सेटलमेंट होती है। और अगर हम बात करें OTC ट्रेड्स में, तो OTC ट्रेड्स में क्या होता है कि वहाँ पर स्टॉक मार्केट उतना इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है जो क्लाइंट हैं यानी कि जो सेलर और जो बायर हैं वो फेस टू फेस मिलते हैं आपस में। यहाँ पे सबसे पहला जो टाइप है वो है कैश ट्रेड्स, फिर है टर्म ट्रेड, उसके बाद है स्पॉट ट्रेड्स। तो चलिए एक ही करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा है कैश ट्रेड्स। कैश ट्रेड्स आर द ट्रेड्स वेयर सेटलमेंट अकर्स ऑन द सेम ट्रेडिंग डे। Cash trades in financial markets are unusual as most contracts are settled between 2 to 3 days from the date of trade. However, we see cash transaction in our normal day-to-day life all the time when we buy groceries, vegetables and fruits from the market. So, कैश ट्रेड्स वो ट्रेड्स होती हैं जहाँ पर आपकी जो सेटलमेंट है वो T+0 डे में हो जाती है। यानी कि आज आपने शेयर बाय करा तो आज ही के दिन आपकी जो सेटलमेंट है वो हो गई, मतलब आज ही आपको शेयर मिल गया और आज ही आपने पेमेंट कर दी। लेकिन ऐसा आमतौर पे होता नहीं है। ये होता है आमतौर पे इंट्राडे में, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसमें कम से कम 2 से 3 दिन उसके अंदर लग जाता है। हाँ, अगर हम बात करें कैश ट्रेड्स के, तो आप वो अपनी जो डे टू डे लाइफ है उसके अंदर आप देखते हो, जैसे आप वेजिटेबल या फिर आप फ्रूट्स लेने जाते हो मार्केट। यहाँ पर टी का मतलब है ट्रेडिंग डे, और वो है आज। मान लो आज आपने शेयर बाय करा या फिर आपने सेल करा, तो यानी कि वो हो गया टी डे। और यहाँ पे 0 का मतलब है 0 डे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर टर्म ट्रेड्स। टर्म ट्रेड्स आर द ट्रेड्स वेयर सेटलमेंट अकर्स ऑन द डे next to the trading day. Some of the transaction in foreign exchange market settle on T+1 basis. टर्म ट्रेड्स में क्या होता है कि जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी जो सेटलमेंट है वो ट्रेडिंग डे वाले दिन नहीं होती है, उसके अगले दिन होती है। यानी एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आज आपने कोई शेयर बाय करा और उसकी सेटलमेंट कल होती है, तो उस तरीके की जो ट्रांजेक्शन है यानी कि उस तरीके की जो सेटलमेंट है उसे हम बोलेंगे टर्म ट्रेड्स। और आमतौर पे जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वहाँ पर जो सेटलमेंट है वो T+1 बेसिस पे होती है। T मतलब ट्रेडिंग डे और जो 1 का मतलब है कि उसके अंदर 1 दिन का गैप होगा। नेक्स्ट है हमारा स्पॉट ट्रेड्स। स्पॉट ट्रेड्स आर द ट्रेड्स वेयर सेटलमेंट अकर्स ऑन द स्पॉट डेट विच इज नॉर्मली 2 बिजनेस डेज आफ्टर द trade date. Equity markets in India offer spot trades
affects markets globally by default offer spot transition in the four. So स्पॉट ट्रेड्स में क्या होता है कि यहाँ पर आपकी जो सेटलमेंट होती है वो होती है स्पॉट डेट पे, यानी कि 2 दिन बाद। जैसे आज आपने कोई शेयर अगर आपने बाय करा या फिर आपने सेल करा, तो आपकी जो सेटलमेंट है वो 2 दिन बाद होगी, यानी कि T+2 डे में होगी। सो अब वो जो 2 दिन का जो गैप है वो बिजनेस डेज का होना चाहिए। अगर बीच में कोई ऑफ आ जाता है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे उसमें। और इक्विटी मार्केट में आमतौर पे हम स्पॉट ट्रेड्स ही लेते हैं, यानी कि जो सेटलमेंट होती है वो स्पॉट ट्रेड्स में होती है। लेकिन अगर हम इंटरडे की बात करें तो वहाँ पर वो हैंड टू हैंड हो जाती है, यानी कि इमीडिएट हो जाती है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर contractual agreement between two parties to buy or sell an underlying asset at a certain future date for a particular price that is decided on the date of contract. Both the contracting parties are committed and are obligated to honor the transaction irrespective of price of the underlying asset at the time of settlement. Since forwards are negotiated between two parties, the terms and conditions of contracts are customized. These are over-the-counter contracts. तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो ये क्या होता है, एक तरीके के एग्रीमेंट होते हैं बिटवीन टू पार्टीज। सो दोनों पार्टीज ये प्रॉमिस करती हैं कि वो एक सर्टेन डेट पे एक सर्टेन प्राइस पे, यानी कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक अंडरलाइन असेट को वो बाय करेंगे। तो इस केस में क्या होता है कि जो दोनों पार्टीज होती हैं उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एक ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी इसमें क्या होता है कि जो दोनों पार्टीज हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं मिलती हैं, वो ऑफलाइन मिलती हैं, ठीक है। और वो एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उसमें ये प्रॉमिस करती हैं कि हम इस डेट पे इस पर्टिकुलर प्राइस पे ये सिक्योरिटीज़ को हम बाय सेल करेंगे। और जैसे कि अगर ये ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी वो चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है। ए फार्मर एग्रीज टू सेल हिज प्रोड्यूस ऑफ व्हीट टू ए मिलर 6 months later when his crop is ready at a price that both counterparties agree today. This is an OTC executed forward contract. It can be settled in cash or result in actual delivery of wheat. The settlement terms such as quantity and quality of wheat, the price and payments terms, reference benchmark in case of cash settlement of contract, etc. are decided by the counterparties at the time of entering into contract. These contracts carry counterparty risk if either of the parties in the trade fails to honor his side of contract. Therefore, these contracts are generally entered between known parties and leans on informal protection mechanisms to ensure that the contract is honored. The forward markets in commodities in several parts of India are based on mutual trust and are functional despite the risk. So, इस एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि एक फार्मर ये एग्री करता है कि वो 6 महीने बाद जो भी वो वीट उगाएगा वो उसको एक सर्टेन प्राइस पे और एक फिक्स क्वांटिटी पे जो मिलर है उसको वो बेच देगा। सो इस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये OTC में हुआ है, यानी कि ओवर दी काउंटर मार्केट में हुआ है। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अगर ये OTC में हुआ है तो यहाँ पर क्या है कि जो रिस्क है वो भी है कि जो दोनों पार्टीज हैं वो अपना प्रॉमिस पूरा करेंगी या फिर नहीं करेंगी। तो आमतौर पे क्या होता है कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉन पार्टीज के बीच में होता है और ये एक इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो कभी भी चेंज हो सकती है, यानी कि यहाँ पर रिस्क है और ये ऑफलाइन होता है और यहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं है। अगर मान लो एन मौके पे जो सामने वाली पार्टी है वो मना कर दे कि हाँ कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करूँगा, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व है। सो इसी रिस्क को कम करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया। सो चलिए पढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। दे आर स्टैंडर्डाइज्ड एज टू द मार्केट लॉट्स, क्वालिटी एंड टर्म्स ऑफ delivery date, cash settlement or
physical delivery, etc. As these contracts are traded and settled on a stock exchange, and the clearing corporation provides settlement guarantee on them. They are subject to stringent requirements of margins by the clearing corporation. Future contracts are available on the variety of assets including equities and equity indices, commodities, currencies and interest rates. So यहाँ पे ये बताया गया कि जो फ्यूचर्स हैं वो भी एक तरीके के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैं, बस वो थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज है। यहाँ पर जो भी हम सिक्योरिटी हम बाय सेल करते हैं वो तो उसकी एक मार्केट लॉट होता है और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, डिलीवरी डेट होती है और यहाँ पर कैश सेटलमेंट भी हो सकती है, फिजिकल डिलीवरी हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशन है बायर और सेलर वो अपनी पूरी करेंगे या फिर नहीं करेंगे, मतलब एन मौके पे वो मना कर देंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो वहाँ पर एक रिस्क था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है वो इस चीज़ की गारंटी लेती है कि आपकी सेटलमेंट होगी। सो हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट पे जो फ्यूचर्स हैं वो एक तरीके का मॉडिफिकेशन है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। सो वहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था वीट का, लेकिन यहाँ पर हम अलग अलग चीज़ों में हम जो उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं हम बाय सेल कर सकते हैं, जैसे इक्विटी में, इंडिसेस में, कमोडिटीज़ में, करेंसी में और इंटरेस्ट रेट्स में। सो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि मान लीजिए आप ABC लिमिटेड के आप 100 शेयर आप बाय करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट पे यानी 1 महीने बाद। सो उस केस में क्या है कि आप उस कंपनी के जो फ्यूचर्स हैं आप वो बाय कर सकते हैं या फिर जो ऑप्शन है आप वो बाय कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम यहाँ पर एक एग्रीमेंट करते हैं एक तरीके का। सो यहाँ पर जो हमारा रिस्क है वो कम हो जाता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो सेटलमेंट की जो गारंटी है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन देता है, प्लस यहाँ पर जो भी हम सिक्योरिटी हम बाय सेल कर रहे हैं उसका एक मार्केट लॉट पहले से फिक्स होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हम उसको बीच बीच में हम उसको चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हम कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये एक थोड़ी सी एक लिमिटेशन है, प्लस यहाँ पर हमें कुछ एक मार्जिन देना होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को जब भी हम फ्यूचर या फिर ऑप्शन की जो ट्रांजेक्शन है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑप्शंस। एन ऑप्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट ऑन और बिफोर ए स्टेटेड डेट एंड at a stated price. The buyer or holder of the option pays the premium and buys the right. The writer or the seller of the option receives the premium with the obligation to sell or buy the underlying asset if the buyer exercises his right. Based on the type of the contract, options can be divided into two types: call and put. Call gives the buyer the right but not the obligation to buy a given quantity of the underlying asset at a given price on or before a given future date. Put gives the buyer the right but not the obligation to sell a given quantity of the underlying asset at a given price on or before a given date. Options can be transacted both in OTC market and exchange traded markets. So यहाँ पर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से आपको एक राइट मिलता है कि आप एक असेट को एक पर्टिकुलर डेट पे एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप उसको बाय कर सकते हो, लेकिन वहां पर आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी कि आपको वो बाय करना ही होगा। जैसे कि अगर हम बात करें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, तो वहां पर क्या होता है कि आपकी एक ऑब्लिगेशन होती है कि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट आपको वो बाय करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो बायर होता है वो क्या करता है, वो एक छोटा सा प्रीमियम अमाउंट वो पे करता है और उस राइट को बाय कर लेता है कि हाँ कि एक पर्टिकुलर डेट पे एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो उस अंडरलाइन एसेट को वो बाय कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो दो टाइप के हैं, पहला है हमारा कॉल और दूसरा हमारा पुट। सो जो कॉल ऑप्शन है वो हमको ये राइट देता है कि हम किसी अंडरलाइन एसेट को एक पर्टिकुलर डेट पे एक पर्टिकुलर प्राइस पे हम उसको बाय कर सकते हैं, और पुट ऑप्शन पे हमें
ये राइट मिलता है कि हम एक पर्टिकुलर डेट पे एक पर्टिकुलर प्राइस पे हम किसी अंडरलाइन एसेट को हम सेल कर सकते हैं। अब जो ऑप्शन है वो ओटीसी मार्केट में भी चलता है और जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो उसमें भी चलता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्वैप्स। ए स्वैप in the financial markets is a derivative contract made between two parties to exchange cash flows in the future according to a pre-arranged formula. Swaps help market participants manage risk associated with volatile interest rates, currency rates, and commodity prices. So, swaps हमारे एक तरीके के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि दो पार्टीज के बीच में ये एक्सचेंज किए जाते हैं एक प्री अरेंज फॉर्मूला के बेसिस पे। ये जो स्वैप्स होते हैं ये ओटीसी मार्केट में क्या आता है, ये एक्सचेंज किए जाते हैं, यानी ओवर द काउंटर मार्केट में ये एक्सचेंज किए जाते हैं। स्वैप्स के अलग अलग टाइप होते हैं। तो यहाँ पे बस आपको ये जानना है कि स्वैप्स क्या है, एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है और इनका जो यूज़ है वो आमतौर पे किया जाता है वो हेजिंग के लिए।